नमस्कार। बिहार चुनाव की बात है और ऐसा लग रहा है कि बाहर की भी बात है, क्योंकि एक तरफ स्लोगन था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब इस बार अभी तक ऐसा कोई स्लोगन तो नहीं आया है, लेकिन एक चेहरा है जिनकी रैलियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सस्पेंस भी बना हुआ है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये किस उम्मीद से आ रहे हैं, क्या वो उनमें एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये भी बस बहुत चल रही है बिहार में। और एनडीए की भी बात हो रही है कि एनडीए में क्या सभी सहयोगी जो हैं वो एकजुट हैं, क्योंकि बीच बीच में जो चेहरा हमारे साथ है ना वो ऐसे ऐसे फिलर्स भी दे देते हैं कि बयानों में सस्पेंस भी होता है और चर्चा भी होती है कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ है जिनको सभी लोग सुनना चाहते हैं, केंद्र में मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। थैंक यू। बेहद ही स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हम आपसे इंटरव्यू की शुरुआत करें। हम जरा एक रील देखते हैं जिसमें आपके राजनीतिक सफर के बारे में हम थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चिराग पासवान आज भारतीय राजनीति में एक युवा और प्रभावशाली चेहरा हैं। इन्होंने न केवल अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नए स्वरूप को स्थापित कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराई। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ। कॉलेज से निकलने के बाद चिराग ने बॉलीवुड का रुख किया। 2014 में जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। 2019 में इसी सीट से दोबारा जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने पिता की पुश्तैनी सीट हाजीपुर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और मोदी 3.0 सरकार की कैबिनेट में शामिल हुए। वर्तमान में चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आपका राजनीतिक सफर काफी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश हमने की है, लेकिन जाहिर तौर पर इसके पीछे एक संघर्ष भी है, क्योंकि लोग तो सिर्फ चिराग पासवान को उनके परिवार के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन वो दिन भी हैं जब आपने संघर्ष किया। संघर्ष रहा है और मैं मानता हूं कि मैं उन खुश नसीबों में से हूं जिसको संघर्ष करने का मौका मिला। हम जैसे, और जब मैं हम जैसों का जिक्र करता हूं तो मैं नेपो किड्स की मैं बात करता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनको जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू बीन बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर फैमिली आपको सब परोसा हुआ मिल जाता है प्लेट के ऊपर, एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। मैं बिल्कुल भी कतई मैं इससे शाये हुए नहीं करूंगा। चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और होता क्या है कि जब आप उसी राह पे आप चलते रहते हैं तो आपकी काबिलियत को कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। वो हमेशा इसलिए मिलती है कि आप उस परिवार से आते हैं। बट मेरे जैसे बहुत कम ऐसे खुशनसीब नेपो किड्स होते हैं जिनको इस परिवार में पलने बढ़ने के बावजूद एक ऐसा समय उनके जीवन में आता है जब उनसे सब छीन लिया जाता है। एंड व्हेन आई से दिस कि सब छीन लिया जाता है, लिटरली सब छीन लिया जाता है। मतलब इसीलिए मैंने संघर्ष कहा। आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी से ही मुझे निकाल दिया गया। घर परिवार जो टूटा वो अलग। ऐसे में एक नए नाम से पार्टी की शुरुआत करना रही। मुझे आई डिडंट इवन नो कि पार्टी को बनाया कैसे जाता है, मुझे ये तक भी नहीं पता था। वहां से मैंने इन चीजों को दोबारा अर्जित करना मैंने शुरू किया और मुझे खुशी है कि इन 3 साल के संघर्ष के दौरान 13 जून 2021 को मेरी पार्टी टूटी थी और उस दिन ये वादा मैंने अपनी माँ से किया था, क्योंकि उनको मैंने पहली बार चिंतित विचलित देखा। सो आई प्रॉमिस कि मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं वादा करता हूँ कि जो जो चीजें आपने मेरी वजह से खोई हैं मैं आपको सब वापस ला कर दूंगा। एंड ठीक 3 साल के बाद 9 जून 2024 जिस दिन मैंने शपथ ली थी, उस दिन मॉम शी केम टू माय रूम, शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। तो इन 3 सालों में जो खोया उसको पाने का प्रयास किया। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का साथ समर्थन इसमें खुल के मिला और आज खुशी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के विश्वास पे निभा रहा हूँ। उसी के बाद ही ये आपका रूप परिवर्तन, बड़ा टीका, हाथ में इतने सारे कलावे और ये सब, मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं आप? मैं करता हूँ, मैं आस्तिक में हमेशा से रहा हूँ। मैं हमेशा से, मेरा विश्वास
पूजा पाठ में रहा है, पर मुझे लगता है कि कठिन परिस्थितियां आपको धैर्य देने के लिए, अ सेंस ऑफ ग्रेविटी देने के लिए आपको आस्था की ओर और ज्यादा ले जाती हैं। तो यकीनन इन 3 सालों में मेरा विश्वास इन सारी चीजों में ज्यादा बढ़ा। और मैं मानता हूँ आस्था किसी भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पूजा पाठ, कई लोग सब मेडिटेट करते हैं, जिस भी उसमें आपकी आस्था आपका किसमें है? मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ओके, महादेव को बहुत मानता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, तो अब आपने महादेव का नाम ले दिया, सावन का महीना चल रहा है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज भगवा आतंकवाद को लेकर, और उसी को लेकर चर्चा चल रही है। गृह मंत्री ने कल कहा ही था कि भगवा और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और आज तो कोर्ट ने भी एक तरीके से साफ कर दिया। इस बात को आज कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी, वैलिडेशन मिल गया है। कतई मैं नहीं मानता कि किसी हिंदू को इस वैलिडेशन की जरूरत थी, पर अपने ही कुछ लोगों ने, अपने ही देश के कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ, या बेहतर शब्द होगा स्वार्थ के लिए, उन्होंने इस शब्द को गढ़ने का प्रयास किया और भगवा आतंकवाद का एक फॉल्स नैरेटिव, विपक्ष ने आजकल ना एक बहुत खूबसूरत राजनीति करने का तरीका अपना लिया। सिर्फ झूठ बोलो और झूठ बोलते रहो। झूठ बोल बोल के एक फॉल्स नैरेटिव ये लोग सेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे भगवा आतंकवाद गढ़ने का इन्होंने कार्य किया, याद होगा, क्योंकि अभी SIR के ऊपर भी ये लोग इतना ही बवाल मचा रहे हैं। CA जब आया था उस वक्त एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल इन्होंने बना दिया था। किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को इन्होंने भड़काने का काम किया था। पूरा लोकसभा का चुनाव कि अगर मोदी की तीसरी बार सरकार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीना गया, कहां का लोकतंत्र खत्म हुआ, या कहां का संविधान की हत्या हो गई, आज 1 साल से ऊपर हो गया है, नहीं पता। तो ये फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं समय समय पर। वक्त ने ही इनको झूठा ठहराया है और आज एक और प्रमाण सामने आया। तो ये जो नैरेटिव की आप बात कर रहे हो, 2024 में जो सीटें थोड़ी कम हुई, ये माना गया कि उसी नैरेटिव का ही असर हुआ कि एनडीए की सीटें कम हुई। बिहार में ऐसा कोई डर लग रहा है? नहीं, फिलहाल तो कोई डर नहीं है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से आगे जा रहे हैं, बट हाँ, लोकसभा में जरूर। और इसीलिए लोकसभा के दौरान मैंने एक एग्रेसिव भूमिका निभाने की आज्ञा प्रधानमंत्री जी से मैंने ली थी। होता क्या है, क्योंकि लोकसभा में ये लोग आरक्षण और लोकतंत्र संविधान का जिक्र कर रहे थे, और मेरा ये मानना था, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं, शायद मैं ज्यादा बेहतर कन्विंस कर पाऊंगा लोगों को कि ये बातें भ्रमित करने के लिए की जा रही हैं। और इस मैंने अच्छा समय बिहार में दिया, और बिहार के परिणाम मुझे खुशी है कि बनस्पत बहुत बेहतर है, और बेहतर हो सकता था, बट काफी संतोषजनक रहे। बट उत्तर प्रदेश में हम लोग को इसका नुकसान हुआ, हम लोग को महाराष्ट्र में इसका नुकसान हुआ। बट जैसे ही वो फॉल्स नैरेटिव क्लियर आउट हुआ, महाराष्ट्र के रिजल्ट आपने देखे कैसे हम लोगों ने बाउंस बैक किया। भले अब ये लाख आरोप लगाएं कि भैया आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की, एक ही साथ झारखंड का चुनाव होता है, एक ही साथ महाराष्ट्र का होता है। झारखंड ये जीत जाते हैं, वहां पे धांधली नहीं होती है, महाराष्ट्र ये हार जाते हैं तो धांधली होती है। ये वही फॉल्स नैरेटिव है। विधानसभा बिहार में चुनाव होने वाले हैं, पुनः ये लोग प्रयास कर रहे हैं XYZ इश्यूज को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की। बट मैं मानता हूं आज की तारीख में 5 दलों का जो हम लोग का गठबंधन है मजबूत है। उस गठबंधन को लेकर भी एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिसका शुरुआत में ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने जिक्र किया कि क्या एनडीए एकजुट है, मजबूत है। मेरे बयानों के कई मायने निकाल दिए जाते हैं, जिस पे आप आएंगी ही इवेंचुअली, तो हम लोग उस वक्त चर्चा करेंगे। बट एक और नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है जो होगा नहीं। बिहार को युवा चेहरे की जरूरत है। देखिए, फिलहाल आज की तारीख में अगर हम लोग जिक्र करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की जरूरत है। बिहार बनस्पत बाकी राज्यों के हम लोग समझने की जरूरत है कि वाई बिहार इज अ डिफिकल्ट स्टेट। आज जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं तो उसका उदाहरण हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखा है। मेरे प्रदेश की विडंबना क्या रही है, दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैड विरोधाभास की सरकारें, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। एंड इमेजिन ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 27 इयर्स नॉन स्टॉप हम लोग के पास अलग अलग सरकारें थी। 2000 का ही आप जिक्र देख लीजिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी। 14 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो अब जब वापस एक लंबे समय के बाद वो समय मिला है डबल इंजन की सरकार का, प्रधानमंत्री जी 8 बार जा चुके हैं
जब से हमारी तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी है, और लाखों हजारों करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास समर्पित कर कर वो आए हैं बिहार को, तो अब उसका लाभ मिल रहा है। इस लाभ का पूरा फायदा एक अनुभव ही कर सकता है, एक मतलब अनुभवी नीतीश जी व्यक्ति ही कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो युवा चेहरा तो चिराग पासवान है, युवा चेहरा राहुल गांधी है अभी इस वक्त इस माहौल में, और युवा चेहरा तेजस्वी यादव। राहुल जी को आप युवा बोलते हैं ना, तो मुझे एहसास होता है मेरे पास अभी लंबा समय है अपने आप को भी युवा कहलवाने का। तेजस्वी यादव युवा है और प्रशांत किशोर युवा है, तो इन चारों में से कहीं तो कुछ कैपेबिलिटी दिखती होगी ना। कैपेबिलिटीज की बात नहीं है, ऑफ कोर्स हर किसी में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और मैं कतई किसी दूसरे की क्षमता को मैं नकारूंगा नहीं, किसी दूसरे के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि नहीं ये नहीं कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। हर कोई अपना प्रयास करे, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जितने आपको विकल्प मिले उतना लोकतंत्र मजबूत होता है ना। इवेंचुअली ये जनता के हाथ में है कि उनको किसकी बातों पे विश्वास है। भाई हम लोग तो रखते हैं कि भाई जंगल राज था, ये था, 90 के दशक में ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। वो लोग रखते हैं कि भाई कब तक आप जंगल राज की याद दिलाते रहेंगे। अब ये पैरेलल नैरेटिव्स चल रहे हैं। अब ये जनता को समझना है कि भाई उनको किस पे ज्यादा विश्वास है, किसके साथ वो जाना चाहेंगे। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? अरे प्रभु, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। खिचड़ी ये वही नैरेटिव्स हैं जो पकाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को ना, विपक्ष को मैं हकीकत बताऊं, किसी भी तरीके से गठबंधन में दरारें दिखानी है। एक होता है कि व्यक्ति अपनी ताकत से आगे बढ़ता है, जो मेरी सोच है कि मुझे अपनी लकीर को इतना लंबा करना है कि दूसरे की लकीर अपने आप उसके सामने छोटी हो जाए। मुझे कतई दूसरे की लकीर को काट पीट के उसको छोटा नहीं करना। मैं उस राजनीति का मैं पक्षधर नहीं हूं, तो मैं अपनी सोच में मैं चल रहा हूं कि अपने आप को। विपक्ष किया है कि भाई सामने वाला कमजोर हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली लीड मिल जाएगी। अच्छा, मेरे साथ ये चीजें आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि मेरा इतिहास रहा है। 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा है, तो इनको लगता है कि ये नैरेटिव सेट करना तो बहुत आसान हो जाएगा। बीच बीच में ऐसे बयान देते क्यों हो जिस पर ऐसी वाली बात हो जाए? अरे मैं हकीकत बोलता हूँ। देखिए, अगर मैं किसी की सोच से सहमत हूं, मैं क्यों बोलूं जस्ट बाय द वर्च्यू कि मुझे एक राजनीतिक दल का मैं हिस्सा हूं। विपक्ष की सिर्फ आपको आलोचना ही करनी है, और मैं विपक्ष सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नहीं, विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष भी विपक्ष है। प्रशांत जी का जिक्र जब मैं करता हूं सिर्फ इसी सोच के लिए करता हूं कि वो भी कम से कम जात पात की बात नहीं कर रहे। नहीं तो मेरे राज्य में तो भाई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो तमगे की तरह सीने पर जातीयता और सांप्रदायिकता को गर्व के साथ टांग कर चलते हैं। एमवाई समीकरण क्या है भाई? एमवाई समीकरण का एम सांप्रदायिकता है, वाई जातीयता को बढ़ावा देना है। बट एट द सेम टाइम मेरा भी एक एमवाई समीकरण है। मेरे एम में महिलाएं हैं और मेरे वाई में युवा है। मुझे 5 लोकसभा की सीटें मिली इस बार चुनाव लड़ने के लिए। मैंने अपना एमवाई समीकरण उतार के दिखाया जिसमें 5 में से 4 युवा हैं और 2 महिलाएं हैं, और नारी शक्ति अधिनियम का भी 100% पालन मैंने इसी बार कर दिया था। तो सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं। तेजस्वी यादव में 2 अच्छी बातें बताइए। अब इतना मैंने ध्यान नहीं लगाया किसी दूसरे वाले के ऊपर, अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। प्रशांत किशोर की अच्छी बातें समझ आई, लेकिन जात पात से उठकर बात करते हैं। हाँ, राहुल गांधी में कोई अच्छी बात? ये तो आप भी बता दें तो मैं मानूंगा या कोई भी बता दे। आप पार्लियामेंट में उनके साथ ही बैठते हैं, मतलब आमने सामने ही होते हैं, तो कुछ तो आमने अच्छा सामने होते हैं। होगा। बट जब वो कहते हैं कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, बट आप आते कितनी बार है सदन में? आप रहते कितना समय है सदन में? बड़ी से बड़ी चर्चा के दौरान आप गायब रहते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री जी के भाषण जब ये इसी के ऊपर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी अधिकांश समय तक राहुल जी बीइंग द एलओपी, मतलब अगर वो सिर्फ एक सांसद होते तो मुझे दिक्कत नहीं होती, बट आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं तो आपकी भूमिका और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये दोनों ही लोग, तेजस्वी और राहुल, अब यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार की, और बिहार की जनता के बीच जाकर बताएंगे कि असलियत क्या है। ऐसा तो उस यात्रा से कुछ लग रहा है कि शायद इम्पैक्ट हो इन दोनों का, 2 युवाओं का एक साथ जाना। ऐसे ही 2 युवा, 2 लड़के उत्तर प्रदेश में भी आए थे। परिणाम हम लोग के सामने है। अब उनमें से एक लड़का बिहार आ गया है, अब ये 2 नए लड़कों की जोड़ी वहां पे बन रही है। जैसा मैंने कहा कि हर किसी को अपने पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। जाएं, बताएं, बट जब ये जनता के बीच जाएंगे तो ये भी बताएं कि भाई अगर आज इतना इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, तो क्यों किया जा रहा है? क्या ये बात सही नहीं है कि आप ही ने बार बार जाकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने का काम किया था लोकसभा चुनाव के बाद कि भैया धांधली कर दी गई है? आपने बार बार नहीं कहा था कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर लिस्ट चल रही है, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई है, उसको बदला गया है? बार बार इन्हीं लोगों ने इस विषय को उठाया। आपको लग रहा है आपके भी वोटर कटेंगे उसमें? मैं कतई नहीं मानता। तो मेरे बीएलएस क्या कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि आपके चुनाव आयोग के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है, विच इज बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, अगर वो अपने
अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहा है, तो ऐसे में हर राजनीतिक दल का एक अपना बीएलए भी होता है, जो चुनाव के वक्त पर्ची देना, ये करना, सुनिश्चित करना कि भैया मेरा मतदाता जाके केंद्र में जाके वोट डाल दे। तो वो बीएलए क्या कर रहा है? अब अगर आपका राजनीतिक बूथ लेवल एजेंट अगर जमीन पर नहीं है, या वही आपने तैयार नहीं किया, और भगवान भरोसे आप चुनाव लड़ने की आप सोच रहे हैं, तो भैया फिर चिंता आपको जरूर होगी। जो नागरिक है उसके साथ कतई अन्याय नहीं होगा, बट कोई घुसपैठिया है तो उसको हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार का दुरुपयोग करने का भी मौका नहीं दिया जाए। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रभु, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कैसे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? आप समझ रही हैं वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में कितने बड़े हैं, और वो उनकी बातें कतई गलत नहीं है। वो मेरे बारे में कहते हैं कि अनुभव की कमी है, तो उनके सामने मेरा अनुभव रत्ती भर भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। आपको लगता है बिहार सरकार ठीक काम कर रही है जैसा होना चाहिए आरजेडी के मुकाबले? इतना मैं जरूर मानता हूं कि ये अनुभव, क्योंकि इतना जिक्र अब हम लोग अनुभव का कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। आज भी जब हम लोगों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि भैया आप लोगों को हो गए 2 दशक से ज्यादा और आप लोग बार बार याद दिलाते हैं 90 के जंगल राज की, वो याद दिलानी जरूरी है, क्योंकि बिहारियों को जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों से बिहार को निकाला है। अगर परिस्थितियां सामान्य होती तो आज दिल्ली बंबई जैसे बिहार चमक रहा होता, नहीं चमक रहा है, क्योंकि 90 के दशक में बिहार को उस खाई में धकेल दिया गया था, बिहार से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आज भी मैं वो पीड़ा उन बिहारियों की आंखों में देखता हूं जो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में रह रहे हैं। बिल्कुल पलायन आज भी हो रहा है, मैं इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं, बट अगर आप आंकड़े देखेंगे कैसे परिवार के परिवार विस्थापित हो गए थे जो वहां पे नहीं रह पाए थे, क्योंकि रोज वहां पे परिस्थितियां इतनी भयावह कर दी गई थी, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को निकाल कर लेकर आए हैं। तो आज भी मेरा विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे ही है। सुशासन बाबू का टैग किसने दिया था भैया? किसी सरकार ने थोड़ी दिया था, मेडल थोड़ी कि आपको दे दिया, बिहार की जनता ने ही दिया था ना। क्यों? क्योंकि वो सुशासन उन्होंने करके दिखाया। 20 साल का सफर एक लंबा सफर होता है, जनता कहीं ना कहीं एक चेहरा भी देख रही होती है, लगातार काम भी देख रही होती है, कोई तो चुनौती लग रही होगी ना जो इस चुनाव में बहुत बड़ी है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में दिस इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। हम 5 दलों का जो अलायंस है, उपचुनाव में हम लोगों ने अपने आप को साबित करके दिखाया। उपचुनाव में 4 सीटों पे मतदान हुए थे और 100% स्ट्राइक रेट एनडीए के प्रत्याशियों का रहा था, और उसमें से तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम लोग लंबे समय से नहीं जीते थे। बेलागंज जैसी सीट हम लोग लगभग 3.5 दशक से नहीं जीते थे। तरारी जैसी सीट एक सवा दशक से हम लोग नहीं जीते थे। तो मैं मानता हूं कि दिस इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन और हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर। मैं ऑडियंस से सवाल हूं, लेकिन ये बताइए कि क्या इस बार बिहार में जाति पर वोट पड़ेगा? क्योंकि आप तो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जाति के खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं जाति पर कोई मतलब नहीं है। प्रभु, ये एमवाई क्या है, मैं भी ये दलित कार्ड क्या है, मैं भी ये तमाम बातें क्या है? मैं भी जाति के खिलाफ हूं, और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं दैट वंस एंड फॉर ऑल धीरे धीरे, और इसीलिए जब मैं शिक्षा को इतना महत्व देता हूं, मैं मानता हूं कि बिहार को इस जातीय व्यवस्था से निकलना जरूरी है। और मैंने हमेशा इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने बात की। मैंने सीधा 14 करोड़ बिहारियों की बात की। जब मैं राजनीति में आया था, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ होती थी मुझे कि बिहार में आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, राजपूत मिल जाएगा, भूमियार मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलता। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि बिहारी जितना एकजुट होकर सिर्फ विकास के नाम पर मतदान करेंगे, उतनी जल्दी बिहार की सूरत हम लोग बदलने में कामयाब रहेंगे। और वक्फ को लेकर भी आपका रुख बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वक्फ को लेकर मुझे लगता है मुसलमानों का भी रुख बहुत क्लियर हो चुका है। हर वो गरीब मुसलमान जो जानता है कि इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, वो मानता है इस बात को कि उसकी बेहतरी के लिए किए गए। ऑल द अमेंडमेंट्स आर एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुस्लिम्स। जो कुछ ठेकेदार इस समाज के बने बैठे थे ना, जिन्होंने इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ था, उनको जरूर तकलीफ है कि उनके अधिकार कम कर दिए गए। तो जो लोग बिल फाड़ने की बात करते हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि जीतने के बाद वो सबसे पहले अगर कूड़ेदान में फेंकेंगे तो इसी बिल को फेंकेंगे, उनकी राजनीति क्या कहती है? उनकी तो तुष्टीकरण की राजनीति रही है। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक भी हटाने का विरोध किया था। एक ऐसी व्यवस्था जिससे कतई आपको वो नहीं होना चाहिए, सहमति नहीं होनी चाहिए, आपने तो उसका भी आपने विरोध किया था। क्या आज वो मुस्लिम महिलाएं खुश नहीं हैं जिनको साथ इस व्यवस्था का उपयोग करके? लेकिन ये सब करने के बाद क्या मुसलमान का वोट आपकी तरफ आएगा? मैं कतई वोट की दृष्टि से हम लोग ये कार्य कर ही नहीं रहे। अगर वोट की अगर वो इतने खुश हैं तो नहीं, अगर वोट की दृष्टि से ही करना होता ना, आप ही मुझे बताइए ना, क्योंकि फिर ये वही नैरेटिव है कि भाई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, एनडीए को वोट नहीं देता। ये नैरेटिव बोल बोल के स्टैम्प कर दिया।
कहाँ है ऑथेंटिकेशन? किसने वैलिडेट किया कि भैया मुस्लिम एनडीए को वोट नहीं देता? एक आपने एक धारणा बना दी है इसको लेकर। आज मुझे बताइए कि वो मुस्लिम जिसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिन मुस्लिम महिलाओं के घर में शौचालय बने या जिनके घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन आया, वो किसको वोट कर रहे होंगे? या मुझे बताइए 80 करोड़ राशन आज की तारीख में भी देश में जो मुफ्त दिया जा रहा है, क्या उसमें हम लोगों ने ये पैरामीटर डाले कि भाई मुस्लिम परिवारों को ये राशन नहीं मिलेगा? तो जब उनके घर में अगर ये अनाज आ रहा है तो वो किसका साथ देंगे या किसके साथ देने की सोच रखेंगे? बिल्कुल। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है, विच इज फाइन। यही फॉल्स नैरेटिव पे विपक्ष खेलता है। नमस्कार सर, मेरा नाम विकास सिंह है। सर, आप जैसे कि आपने अभी बातों में का इंटरव्यू दौरान कहा कि आप जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आप अपने नाम के आगे चिराग पासवान यूज करते हैं, जाति का नाम लगाते हैं, और जो एनडीए सरकार है वो भी जाति गणना का ऐलान कर चुकी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे प्रभु, वो मेरी पहचान है, कतई वो जाति का नाम नहीं है। पासवान हूं, पासवान होने पर मुझे गर्व, और हर किसी को, ये आपका परिवार का नाम होता है और हर किसी को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। जो लोग आपके नाम में जाति देखते हैं, तकलीफ उनकी सोच के साथ है, और कतई आप उनकी सोच को आप बढ़ावा ना दें। कतई जो लोग नाम के साथ जुड़े हुए आपके टाइटल, सरनेम, उसमें जाति ढूंढने का काम करते हैं, इसी सोच ने बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने का काम किया है। तो कतई नहीं, जो चीज आपकी गर्व, आपका भी जो सरनेम है, प्राउडली उसको यूज कीजिए। यू हैव कैरिड इट फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर फैमिली, योर फैमिली इज बीइंग यूजिंग इट। That has to be a matter of pride, not a matter of discrimination. आप उसको कतई जातीयता में के साथ जोड़कर ना देखें। सीटों को लेकर के सब चीजें ठीक हो गई हैं, सीट बंटवारे को लेकर। Was it this easy? जितनी सहजता से आपने ये सवाल पूछ लिया। 41 सीटें आपने मांग ली हैं। मैंने 41 मांगी है। मैं पूछ रही हूँ आपसे कितनी मांगी है? बिल्कुल भी नहीं, अभी इस पे लेके चर्चा ही नहीं हुई है। चर्चा नहीं हुई अभी चर्चा नहीं हुई है, बट मैं मानता हूँ क्योंकि अब चुनाव समीप आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द इसको लेके चर्चा हो जाएगी और बहुत एमिकेबली हो जाएगी। ये फिर वही है कि बार बार वहां पे इतने दल एक साथ बैठे हुए महागठबंधन में, उनको इशू नहीं होगा। इशू सवाल पूछ रहे हैं, उनको इशू कहाँ होगा? यहाँ होगा। लोकसभा में भी सवाल पूछ रहे हैं। लोकसभा में भी सब हम ही लोगों को देखते थे, अरे इसमें तो नहीं होगा, इनका तो सीटों का बंटवारा नहीं होगा। एमिकेबली हो गया। मैं मानता हूँ कि बहुत सहजता से अभी भी हो जाएगा, बहुत सहजता से हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, हो जाए तो। लेकिन बीच बीच में आपके ऐसे बयान क्या आते रहेंगे जिससे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ चिराग पासवान खेल रहे हैं, पता ही नहीं लगता अभी एनडीए की तरफ बोल रहे हैं या अभी महागठबंधन की तरफ बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मैं क्या ऐसा करूं कि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट समाप्त हो जाए? आज बोल दीजिए कि आप बोलिए तो मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा लेता हूं, आप बोलिए तो मुझसे एक एफिडेविट साइन करा लीजिए। निरंतरता में बार बार, इजंट इट एविडेंट एंड ऑब्वियस कि मैं मेरे प्रधानमंत्री से कितना प्यार करता हूं? क्या ये ऑब्वियस नहीं है? ये मतलब मुझे तकलीफ होती है कि क्या ये दिखता नहीं है? मतलब मेरा समर्पण उनके प्रति हद से ज्यादा है। मैं जीवन में कभी, जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, उनको छोड़कर जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। 2020 में भी मेरे पास ऑप्शन था ना वैकल्पिक अलायंस में जाने का, मैं उस वक्त भी चाहता, और वो तो फैसला इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में मैंने लिया जब मेरे पिता का निधन हुआ था। उस वक्त पहले चरण का नामांकन चल रहा था। उस वक्त मैं चाहता तो या तो मैं वैकल्पिक अलायंस में जाके जितनी सीटें मांगता मिल जाती, या मौजूदा अलायंस में भी मैं रहता तो मुझे ठीक ठाक सम्मान के साथ, क्योंकि पिता का निधन हुआ, मुझे एकोमोडेट कर लिया जाता। बट उस वक्त भी मैं किसी ऑल्टरनेटिव अलायंस में मैं नहीं गया। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ उस वक्त भी मैं उतनी मजबूती से खड़ा रहा। तो इसीलिए प्लीज वंस एंड फॉर ऑल इसको मान लें, जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, उनसे अलग होने की सोच मेरे सपने में भी मेरे जहन में नहीं आ सकती है। सपने तो आजकल तेज प्रताप यादव को भी प्रधानमंत्री के आ रहे हैं, मोदी जी उनके भी सपने में आ रहे हैं, और वो उनको कह रहे हैं कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, ऐसा उनका कहना है। मुझे नहीं पता, वो अब उनकी बात है, उनको क्या फैसला लेना। देखिए, ये मोर देन अ पॉलिटिकल डिसीजन, उनका पर्सनल मैटर भी है, एक पारिवारिक विषय भी है, तो मैं कतई इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। अंत में चलते चलते आपने चुनौतियों की भी बात कर ली, आपने तमाम बात कर ली, लेकिन ऐसा लग रहा है चिराग पासवान पूरी तरह नेता बन गए, क्योंकि अब लगा फाइनली क्योंकि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे और सांसद हूँ, ये विश्वास अब है। नीतीश कुमार जी से जब वो रेल मंत्री थे, उनसे पूछा गया क्या वो बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इतना बढ़िया रेल मंत्री और चल रहा है मेरा, मैं नहीं जा रहा हूँ। और अगले ही दिन उन्होंने जाकर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो हम मानते हैं कि चिराग पासवान जो बोल रहे हैं वो एक नेता की तरह नहीं, बल्कि दिल से बोल रहे हैं कि मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मैं दिल से राजनीति में आया हूं, और मैंने कई फैसले ऐसे लिए हैं जो कई बार प्रश्नों के घेरे में भी आए हैं। क्योंकि मैंने दिल से वो फैसले लिए। जैसे 2020 वाला फैसला,
मेरा दिल से लिया हुआ वो फैसला था। मुझे आज तक कई बार आलोचना की जाती है कि वो प्रैक्टिकल नहीं था, राजनीतिक दृष्टि वाला वो फैसला नहीं था। आप गठबंधन के साथ रहते, आपको फ़ायदा होता, उसी वक्त आप केंद्र में मंत्री बन जाते, बिहार में आपकी सरकार होती, आपके मंत्री होते, विच इज़ ट्रू, गलत नहीं है। बट मैंने तब भी दिल से फैसले लिए थे। मैं राजनीति में भी बिहार और बिहारियों के लिए ही आया, दिल से आया हूँ, दिल से उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जब तक दिल आप पे हावी रहता है तो आपके फैसले ईमानदार होते हैं, सही या गलत डिबेटेबल हो सकता है। अंत में चलते चलते एक बहुत हल्का फुल्का सा सवाल पूछना चाहूंगी, बहुत हल्का सा। हल्का सवाल यह है कि अभी एक बहुत वायरल हो रहा है तेज प्रताप यादव का बयान। उनसे पूछा गया आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, उन्होंने कहा कंगना रनौत। फिर पता लगा कि चिराग पासवान के साथ पहली फिल्म किसने की थी, वो कंगना रनौत। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं जब उनके साथ फिल्म करूंगा तो वो फिर चिराग पासवान के साथ फिल्म नहीं करेंगी, मेरे ही साथ करेंगी। You really want me to comment on this? क्या लेना देना इस पूरी बात? तो आप हमेशा ऐसी चर्चा में रहते हो ना, क्योंकि कंगना रनौत आप सांसद बन गई हैं, उनके साथ आपकी फोटो क्लिक होती है। पता है, ऐसी चर्चाओं की वजह से ही ना, जब मेरे ऊपर ये होता है ना कि आपने अपनी सरकार पे सवाल उठाए, मुझे ये सारे सवाल इतने आसान लगने लगते हैं, क्योंकि ये चर्चा में मैं कतई अपने आप को उलझा हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। जब वो फोटो खींचते हैं तब भी आप, अरे प्रभु। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जी, डीडी डायलॉग में खास बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि बिहार चुनाव में जो आप बात कर रहे हैं सीटों का बंटवारा वो आसानी से हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।